crucial role in the development and well-being of the nation. You bear a significant responsibility since you facilitate tax compliance of laws by taxpayers and ensure a safe and efficient railway management system. Furthermore, with India forging ahead both at the national and international levels, the young officers must adopt to the latest digital technologies and explore new avenues to provide safe, efficient, and high-quality services to the countrymen. Your dedication and commitment will be essential in acquiring the necessary knowledge and skills required for your role in the coming years to come. Dear friends, this appreciation call will provide you an insight into the constitutional position of the Parliament in relation to the other organs of state. It will give you a proper perspective on the legislative functions of the Parliament as well as the pivotal and multifunctional role in your democratic setup. During the appreciation course, distinguished parliamentarians and other domain experts in the field will be interacting with you on different subjects. The rich experience of the members of Parliament in public life will immensely help you in the offices to understand the various issues and the nuances of the parliamentary perspective. I am sure that you will leave here with a deeper appreciation of the decorum and the code of conduct that forms this relationship and the spirit of public service, and that is essential for the vision of the new and resurgent India. With these words, I take great pleasure in welcoming you all the participants to the appreciation course and wish you a very best and fruitful learning experience. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I will now request Mr. Lalitesh Meena, Probationer, Indian Revenue Service, to present a brief batch profile of the 76th batch of the Indian Revenue Service. माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्यजन एवं भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के मेरे साथी प्रशिक्षु अधिकारी, मैं ललितेश कुमार मीना आप सभी को नमन करता हूँ एवं इस सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं भारतीय संसद की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, आप राजस्थान राज्य के कोटा जिले से आते हैं। आप राजस्थान के कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। मान्यवर, लोकसभा से पहले आप राजस्थान की विधानसभा के 3 बार सदस्य भी रहे हैं। महोदय, आज आपके समक्ष अपने 76वें बैच की प्रोफाइल प्रस्तुत करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच में रॉयल भूटान सेवा के 2 प्रशिक्षु अधिकारियों सहित कुल 62 प्रशिक्षु अधिकारी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रशिक्षणरत हैं। महोदय, बैच में कुल 26 महिला प्रशिक्षु अधिकारी हैं, जो बैच की कुल संख्या का 42% है। बैच की औसत आयु 29 वर्ष है। न्यूनतम उम्र वाले प्रशिक्षु अधिकारी की आयु 23 वर्ष तथा अधिकतम उम्र वाले प्रशिक्षु अधिकारी की आयु 34 वर्ष है। बैच में विवाहित प्रशिक्षु अधिकारियों की संख्या 6 है, जो कि बैच की कुल संख्या का लगभग 8% है। मान्यवर, प्रशिक्षु अधिकारी भारत के विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। बैच में भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। प्रशिक्षु अधिकारियों की सबसे बड़ी संख्या राजस्थान और उत्तर प्रदेश से है। दोनों राज्यों से 8-8 प्रशिक्षु अधिकारी और केरल से 6 प्रशिक्षु अधिकारी आते हैं। मान्यवर, अधिकांश प्रशिक्षु अधिकारियों की मातृभाषा हिंदी है। बैच के प्रशिक्षु अधिकारी मलयालम, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी और राजस्थानी जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी बोलते हैं। 39% प्रशिक्षु अधिकारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और बाकी शहरी या अर्ध शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। मान्यवर, जहां तक प्रशिक्षु अधिकारियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का संबंध है, लगभग 64% प्रशिक्षु अधिकारी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, जिसमें 7 प्रशिक्षु अधिकारी विभिन्न IIT के शामिल हैं। 16% प्रशिक्षु अधिकारी मानविकी पृष्ठभूमि से हैं। बैच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर, 2 विधि स्नातक, एक MBA डिग्री धारक और एक प्रशिक्षु अधिकारी वाणिज्य पृष्ठभूमि से भी शामिल है। मान्यवर, बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अधिकारियों के पास कार्य अनुभव है। विशेषतया 52% प्रशिक्षु अधिकारियों के पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में पिछले कार्य अनुभव है। धन्यवाद महोदय। Thank you. Thank you. I will now request Ms. Pingli Ramya, Probationer of the IRPS 2019 batch, to present the batch profile, please. Good afternoon, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, and other dignitaries gracing this session. Greetings to all my fellow batchmates and officer trainees. Today I am Ramya Pingli from IRPS 2019 batch. Today here I will present you the batch profile of IRPS 2019. IRPS 2019 has a total of 11 probationers attending the program at Pride. 7 of these probationers are of engineering background, and each
probationer is having a background in humanities, science, law, and pharmacy. Further, 6 probationers have previous work experience and 5 are freshers. All of them have experience in government and private sector. Thank you for providing me this opportunity to present the profile of my batch. Thank you. Thank you, Ms. Ramya. I will now request the Honorable Speaker, sir, to kindly address the participants. Sir. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद के अंदर पधारे सभी राजस्व सेवा, भारतीय रेलवे, कार्मिक सेवा के अधिकारी का मैं संसद के इस कक्ष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग देश की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा संघ लोक से आयोग में प्रतियोगी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद आपको देश की अलग अलग सेवाओं में कार्य करने का, देश सेवा करने का और आपके प्रयासों से देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन करना और उनकी चुनौतियों का समाधान करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम किस तरीके से सरकार की नीतियों, पॉलिसीज के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें आपकी सकारात्मक भूमिका रहेगी। आप सब लोग अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं। आपकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग तरीके की है। इंजीनियरिंग सेक्टर से ज्यादा इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पास होकर आए। इंजीनियरिंग के बाद डॉक्टर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और विशेष रूप से अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति से आप लोग आए हैं। आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। ये सेवाएं देश के लिए राजस्व की सेवा हो या रेलवे की कार्मिक सेवा हो, सभी सेवाएं महत्वपूर्ण होती है और उस महत्वपूर्ण सेवाओं के अंदर हम किस तरीके से जो हमने कुछ भी अनुभव प्राप्त किया, जो हमने शिक्षा प्राप्त करते समय अनुभव किया, शिक्षा के बाद अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमने जो अनुभव प्राप्त किया और उसके बाद इन सेवाओं के अंदर प्रशिक्षण के अंदर अपन ने जो अनुभव प्राप्त किया, जो कुछ भी आपने प्रशिक्षण में सीखा, उस प्रशिक्षण के बाद आपको इन सेवाओं के माध्यम से एक सकारात्मक परिवर्तन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में सरकारी सेवाएं 2 तरह की होती है। एक सरकारी सेवा होती है जो जुनून होती है, जिसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करने की सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। परिवर्तन करने के लिए हम अपने सेवाओं में नए क्या परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया,
टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपको व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा और आपकी सेवाएं जनता से सीधे सीधे संवाद से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको विशेष रूप से इन सेवाओं में हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका इनोवेशन, उनकी रिसर्च करने की नई शक्ति और सामर्थ्य से आपको एक बेहतर परिवर्तन करने के लिए शुरुआत करनी पड़ी। और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने बहुत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किए। हमारे देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है और दुनिया के अंदर आज संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी गई है। तो इस लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के अंदर संसद को समझना, संसद की कार्यप्रणाली को समझना, संसद में होने वाली डिबेट, चर्चा को समझना और संसद में समय समय में नीतियों, पॉलिसी और उसके बाद कानून बनाने के समय जो डिबेट, चर्चा हुई उसको समझना, यह आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी नीतियों बनी, पॉलिसी बनी, उस पर क्या चर्चा हुई, संसदों के, विधानसभाओं के किसी भी पॉलिसीज के अंदर, नीतियों के अंदर क्या विचार थे, जब कानून बनाते समय कानून क्यों लाया गया, कानून लाने का उद्देश्य क्या था और कानून के बाद उसमें परिवर्तन करने के क्या क्या कारण थे। हर कानून, हर सरकार कोशिश करती है कि हम किस तरीके से अपनी जनता के सकारात्मक परिवर्तन कर सकें, उनके जीवन को सरल बना सकें और सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम करप्शन कम करते हुए हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। इसलिए जब आप डिबेट, चर्चाओं को संसद की देखोगे तो आपको उन जनप्रतिनिधियों के अनुभव, विचारों को समझने का एक अनुभव संसद से मिलेगा और उसके बाद आपके जीवन के अंदर एक नई दिशा मिलेगी कि हमें हमारी सेवाओं में रहते हुए मुझे नया कुछ परिवर्तन करना है। मेरे विभाग के अंदर मेरे प्रयासों से, मेरे अनुभव से, मेरी शिक्षा से, मेरे ज्ञान से मैं विभाग में क्या परिवर्तन कर सकता हूं। विभाग की नीतियां, पॉलिसी बनाते समय आपके इनपुट, आपकी अनुभव का लाभ उस विभाग को मिले और उसके बाद विभाग के माध्यम से, डिपार्टमेंट के माध्यम से जनता के अंदर हम नया परिवर्तन कर सकें। अब परिवर्तन का युग शुरू हो चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जितनी टेक्नोलॉजी आई उतनी पारदर्शी आई है, सरलता आई है और इस पारदर्शिता, सरलता लाने के साथ टेक्नोलॉजी से हम लोगों की पहुंच तक नजदीक पहुंचे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने यहां पर लोगों के समस्याएं, कठिनाइयां को भी ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, राजस्व सेवा के अधिकारियों का काम राजस्व इकट्ठा करना भी है, लेकिन जो राजस्व देने वाले व्यक्ति हैं उनको राजस्व देते हुए उनके मन में विचार यह आए कि मैं जो राजस्व दे रहा हूं, जो धन दे रहा हूं, उस धन से मेरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और किस तरीके से हम रेवेन्यू सेक्टर के अंदर पॉलिसी, नीतियों, कानूनों बनाने में जो जो परिवर्तन, उसे और बेहतर हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से राजस्व भी इकट्ठा हो, देने वाले को सुविधा हो, सरलता हो, करप्शन के सिस्टम को कम करते चले जाएं
ह्यूमन टच को कम करते चले जाए और पारदर्शिता शासन में आए और प्रशासन में पारदर्शिता आए, उसके लिए अपने अनुभव का लाभ सरकार को भी मिले। इसी तरीके से रेलवे की पर्सनल सर्विस है। रेल परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, जहां पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा देश की केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा रेल परिवार में काम करने वाले हैं। और इसलिए रेलवे के अलग अलग सर्विस को एक करने का काम किया है। इसलिए आपको केवल पर्सनल सर्विस से नहीं, आपको रेलवे की सब सिस्टमों को समझना पड़ेगा। रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों को समझना पड़ेगा और उसके बाद कठिनाइयों के साथ जो हमारे रेल में यात्री करने वाले उन आम आदमी यात्रियों की कठिनाइयों को समझना पड़ेगा। माल गाड़ी के अंदर किस तरीके से नया परिवर्तन कर सकते हैं जिससे गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचे, कम खर्चा है, रोड एक्सीडेंट बचेंगे, रोड खराब होना बचेगा। इन सारी सेवाओं में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन और परिवर्तन करना है। विराम विश्राम हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में तो हम हर समय नई सोच, नया चिंतन और नए सोच और नए चिंतन से, हमारे सहयोग से, हमारे प्रयासों से विभाग में परिवर्तन लाना और आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाना, इन दोनों सकारात्मक दिशा में काम करना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन और जनता के शासन में शासन की उपयोगिता और सरकार की उपयोगिता जब होती है, जब हम उनके जीवन में सकारात्मक नए परिवर्तन ला सकें। और इसके लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों पर बेहतरीन काम करना है और मुझे आशा है कि आप अमृतकाल के समय में हो। ये अमृतकाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अगले 25 वर्ष भारत के लिए और महत्वपूर्ण है। तो हमारी कार्यक्रम, नीतियां, पॉलिसी बनाते समय हमारा सोच, चिंतन अगले 25 सालों का होना चाहिए। एक लंबी सोच के साथ हम नए विचार के साथ परिवर्तन करेंगे। हमारे पड़ोसी देश रायल भूटान के अधिकारी भी यहां पर आए और आपने देखा होगा भूटान में किस तरीके से उन्होंने पर्यावरण, जलवायु, उस विषय पर कितना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सिस्टम को रेवेन्यू पार्ट में, हमारी प्रासंगिकता है कि हम इंडस्ट्रीज भी लगाएं, सर्विस सेक्टर भी लगाएं, लेकिन उसमें पर्यावरण और व्यक्ति की जीवन शैली दोनों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। इसलिए सरकार में या प्रशासन में केवल राजस्व इकट्ठा करना वह तो प्रक्रिया है, लेकिन राजस्व इकट्ठा करने के साथ साथ उस राजस्व इकट्ठा करने में राजस्व देने वाला उसको किस तरीके से अधिकतम सरलता के साथ वो दे सके और उस राजस्व का उपयोग ठीक हो रहा नहीं हो रहा, केवल अपने विभाग तक नहीं, सामाजिक कल्याण की योजनाओं तक पैसा ठीक से जा रहा नहीं जा रहा, उसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी हुई है। उसकी रिपोर्टों को आप देखेंगे तो आपको अध्ययन लगेगा कि जो धन का उपयोग हो रहा है वह ठीक दिशा में नहीं होता है। तो शासन के अंदर कई सारी चीजों की कमेटियां हैं, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी जो समय समय पर रिव्यू करती थी, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए जब संसद की ट्रेनिंग करने आप यहाँ पर आए तो यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ की डिबेट, यहाँ की चर्चा, संसद की कार्रवाई, कार्य पद्धतियां और इस कार्य पद्धतियों, चर्चा, संवाद, डिबेट, संवाद से किस तरीके से इतने बड़े देश के अंदर जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, जहां इतनी विविधताएं, इतनी विशालता होने के बाद भी हमने संविधान से लेकर 75 वर्ष में कभी डिबेट और चर्चा कर
लोगों के जीवन में परिवर्तन किया और आज हमें इस बात का गर्व है कि भारत का लोकतंत्र सबसे सशक्त है, मजबूत है, पारदर्शिता है। यहां पर लोगों को अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है, बहुदलीय व्यवस्था है, अपनी अपनी विचारधारा से लोग अपने बात को रखते हैं। लेकिन जब देश का सवाल आता है तो सारे देश के अंदर संसद जोड़ने का काम करती है। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण 2 दिन है, लेकिन महत्वपूर्ण 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यहाँ के अनुभव का लाभ आपको जीवन में मिलेगा और इस अनुभव से आप एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा तय कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I may now request Shri B. Venkateshwara Rao ji, ADG, NEDT, to present a moment to the Honorable Speaker. Sir, participant in this appreciation course in parliamentary process and procedures for the IRPS 2019 batch as well as the IRS probation of the 76th batch organized by Pride is a matter of utmost importance to familiarize all probationers of both the services about the multifaceted aspects of Parliament and its functioning in our democracy. I extend my sincere gratitude to our esteemed Honourable Speaker for taking time out of his busy schedule during this ongoing parliamentary session to address the program. Sir, your presence and leadership have profoundly inspired all of us. Your enlightening speech has provided the probationers with a meaningful understanding of the responsibilities and Parliament's functioning. Your address will undoubtedly serve as a valuable source of inspiration for the probationers and for all of us. Sir has been a source of inspiration for all of our endeavors in the working of Pride, and we look forward to your continued guidance, sir. I would want to thank all the participants who took part in this program. Without your enthusiastic participation, this program cannot be a success. At the end, I also express my gratitude to Team Pride for all their efforts in organizing and conducting this program. Thank you, sirs, for your gracious presence. Participants, you can proceed to the banquet hall for high tea. I'll request Honourable Speaker to kindly join.